दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 में। दोस्तों हम लोग जो यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2014 के प्रश्न पत्र को देख रहे थे, उसमें दोस्तों हम लोगों ने ऑलरेडी 107 नंबर प्रश्न तक कवर कर लिया है। ठीक है दोस्तों, अब इस वीडियो में हम 107 नंबर प्रश्न से आगे के प्रश्नों को देखेंगे और इसी वीडियो में दोस्तों हम लोग यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2014 के प्रश्न पत्र को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जितने भी प्रश्न बचे हैं उसको हम लोग इसमें दोस्तों ध्यानपूर्वक हल करेंगे। सारे प्रश्नों को आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चलिएगा। चलिए दोस्तों, हमारा टॉपिक है जनसंख्या एवं नगरीकरण और 107 नंबर प्रश्न को एक बार और रिपीट कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है। ठीक है, क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है, तो याद रखें दोस्तों पाकिस्तान। ठीक है, चलिए दोस्तों फिर से देखें, निम्नलिखित में से कौन एक दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है, तो याद रखिए ऑप्शन डी पाकिस्तान हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। 108 नंबर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। कह रहा है कि 2011 में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में उच्चतम लिंगानुपात है। क्या है, 2011 में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में उच्चतम लिंगानुपात है, तो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन ए यानी कि तमिलनाडु इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, तमिलनाडु में लिंगानुपात है दोस्तों 1000 पे 996, इस पॉइंट को याद रखिएगा। जबकि आंध्र प्रदेश में 1000 पे 993 और दमन एवं दीव में 1000 पे 618 दोस्तों। और ठीक है, याद रखिएगा हमारा हरियाणा में 1000 पे 879। ठीक है, हरियाणा में 1000 पे 879 सबसे कम लिंगानुपात है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, याद रखें दोस्तों। और केरल का याद रखिएगा सर्वाधिक लिंगानुपात है, जिसका लिंगानुपात है दोस्तों 1000 पे 1084 महिलाएं। ठीक है, याद रखें। कह रहा है कि 2011 में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में उच्चतम लिंगानुपात है, तो याद रखिए दोस्तों ऑप्शन ए तमिलनाडु हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। तमिलनाडु का लिंगानुपात है दोस्तों याद रखिए 1000 पे 996। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। और पुद्दुचेरी का यहाँ लिंगानुपात दिया गया है 1000 पे 1037, जबकि केरल में सर्वाधिक लिंगानुपात है दोस्तों 1000 पे 1084 और हरियाणा में सबसे कम है 1000 पे 879। चलिए 109वें नंबर प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, तो याद रखिए दोस्तों गाजियाबाद इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, क्या है, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, तो याद रखें दोस्तों गाजियाबाद इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर से देखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, तो ऑप्शन सी गाजियाबाद हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 110 नंबर प्रश्न को देखेंगे क्या कह रहा है दोस्तों। ठीक है, यहां देखें 110 नंबर प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है दोस्तों हमारा भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस में शिशु जनसंख्या का प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम है, तो याद रखें दोस्तों हरियाणा में। ठीक है, क्या है दोस्तों कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस में शिशु जनसंख्या का प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम है, तो याद रखें दोस्तों हरियाणा में। फिर देखें भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस में शिशु जनसंख्या का प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम है, तो याद रखें दोस्तों हरियाणा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब उत्तर प्रदेश विशेष के प्रश्नों को देखेंगे दोस्तों। क्या दिया गया है यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखें। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है, तो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों अभ्रक यानी कि माइका, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, क्या है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है, तो याद रखिए दोस्तों अभ्रक। जबकि दोस्तों चूना पत्थर बॉक्साइट जिप्सम हमारे उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, जबकि अभ्रक हमारा उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे के प्रश्नों की तरफ हम बढ़ेंगे। ध्यानपूर्वक देखिए क्या कह रहे हैं हमारे आगे के प्रश्न। कह रहा है उत्तर प्रदेश 2011-12 में राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान था लगभग। ठीक है, डाटा पुराना हो चुका है। फिर देखें उत्तर प्रदेश 2011-12 में राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान था लगभग, तो याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, इसका सही आंसर उस टाइम था 24.5%। ठीक है, डाटा पुराना हो चुका है। एक बार अगला प्रश्न देखेंगे। वर्ष 2011-12 में दुग्ध का सर्वाधिक उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ, तो याद रखिएगा दोस्तों इसका सही आंसर मार्क करेंगे उत्तर प्रदेश। दोनों प्रश्नों के डाटे हमारा पुराना हो चुका है, हम आगामी परीक्षाओं में अपडेटेड डाटा देख के जाएंगे। चलिए दोस्तों 114 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, देखेंगे क्या कह रहा है हमारा। ठीक है, यहाँ देखिए 114 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए देखेंगे 114 नंबर प्रश्न। ठीक है,
चलिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, तो याद रखिए बखिरा वन्य जीव अभ्यारण्य कह रहा है दोस्तों उन्नाव, ठीक है, तो यह हमारा सुमेलित नहीं है, ठीक है। फिर कह रहा है ओखला वन्य जीव अभ्यारण्य ललितपुर, यह भी हमारा सुमेल नहीं है। जो सुमेलित है दोस्तों वह है हमारा सांडी वन्य जीव अभ्यारण्य, दिया गया है दोस्तों हरदोई में, यह हमारा बिल्कुल सही सुमेल है। जबकि महावीर स्वामी वन्य जीव अभ्यारण्य कह रहा है बस्ती, यह भी हमारा सही सुमेल नहीं है। तो केवल एक हमारा सही सुमेल है, वह है सांडी वन्य जीव अभ्यारण्य, वह है दोस्तों हमारा कहाँ पे, तो हरदोई में। याद रखिए सांडी वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है हमारा हरदोई में। चलिए दोस्तों नीचे देखिए बखिरा वन्य जीव अभ्यारण्य दोस्तों हमारा है स्थित है, वह है संत कबीर नगर में। ओखला वन्यजीव अभ्यारण्य है दोस्तों गौतम बुद्ध नगर में। और दोस्तों हमारा महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य है दोस्तों ललितपुर में, ठीक है। क्या है, बखिरा वन्यजीव अभ्यारण्य है दोस्तों संत कबीर नगर में, ओखला वन्यजीव अभ्यारण्य है दोस्तों गौतम बुद्ध नगर में, और महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य है दोस्तों ललितपुर में, ठीक है। बखिरा वन्यजीव अभ्यारण्य है दोस्तों संत कबीर नगर में, ओखला वन्यजीव अभ्यारण्य है दोस्तों गौतम बुद्ध नगर में, महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य है दोस्तों ललितपुर में, ठीक है। और सांडी वन्यजीव अभ्यारण्य हमारा हरदोई में, जो कि हमारा प्रश्न में ही दिया गया था, ठीक है। बखिरा वन्यजीव अभ्यारण्य संत कबीर नगर में, ओखला है दोस्तों गौतम बुद्ध नगर में, महावीर है दोस्तों हमारा महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य ललितपुर में, ठीक है। बखिरा वन्यजीव अभ्यारण्य है संत कबीर नगर में, ओखला वन्यजीव अभ्यारण्य है गौतम बुद्ध नगर में, और महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य है हमारा ललितपुर में, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा दोस्तों। 115 नंबर प्रश्न को हम देखेंगे ध्यानपूर्वक क्या दिया गया है। कह रहा दोस्तों बायोटेक्नोलॉजी पार्क अवस्थित है, कई बार पूछा गया प्रश्न है, याद रखिएगा दोस्तों। हमारा इसका सही आंसर होगा लखनऊ में, ठीक है। क्या है, बायोटेक्नोलॉजी पार्क अवस्थित है, तो याद रखिएगा दोस्तों लखनऊ, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। बायोटेक्नोलॉजी पार्क अवस्थित है, तो याद रखिए दोस्तों लखनऊ में, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क स्थित है दोस्तों, तो याद रखिएगा हमारा लखनऊ इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क दोस्तों लखनऊ के जानकीपुरम में स्थित है। इस पार्क का मुख्य उद्देश्य बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित उद्योगों को बढ़ावा देना है। यह पार्क उद्यमियों एवं नव प्रवर्तकों को अपने सक्रिय इनक्यूबर की तरफ आकर्षित करता है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क अवस्थित है दोस्तों लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्र की संख्या है, तो याद रखिए दोस्तों 9, ठीक है। क्या है, उत्तर प्रदेश में दोस्तों सस्य जलवायु क्षेत्र यानी कि क्या है, उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्र की संख्या पूछ रहा है, तो याद रखिए दोस्तों 9 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्र की संख्या है, तो याद रखें दोस्तों 9, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे दोस्तों। अब हमारे स्टार्ट होते हैं दोस्तों राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम एवं विविध के प्रश्न। तो इसमें दोस्तों करंट अफेयर के तो प्रश्न हमारे पुराने हो चुके हैं या आगामी परीक्षाओं में पूछे नहीं जाएंगे। जो प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट है, जो आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, उन्हीं प्रश्नों को हम केवल देखेंगे, ठीक है। चलिए देखिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम एवं विविध के प्रश्न यहाँ दिए गए हैं, ठीक है। कह रहा है निम्नलिखित मंत्रालयों में से नालंदा परियोजना किसका कार्यक्रम है, तो याद रखिएगा दोस्तों सही आंसर हो जाएगा अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। पूछा जा सकता है कि नालंदा परियोजना किस कार्यक्रम या किस मंत्रालय से संबंधित है, तो याद रखिए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय से, ठीक है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने अल्पसंख्यकों के उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए 4 मार्च 2014 को नालंदा परियोजना का शुभारंभ किया था। और इस पॉइंट को याद रखिएगा कि नालंदा परियोजना अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का एक क्या है, अभिनव संकाय विकास कार्यक्रम है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, आगामी परीक्षाओं के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि नालंदा परियोजना दोस्तों अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय से संबंधित है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे के प्रश्न को हम देखेंगे क्या दिया गया है, ध्यानपूर्वक देखते रहें। चलिए दोस्तों एक प्रश्न यहाँ हमारा दिया गया है, देखेंगे 119 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, ठीक है। कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बिमल जालान पैनल गठित किया गया था। क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बिमल जालान पैनल गठित किया गया था, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा नए बैंकों को लाइसेंस देने हेतु आवेदन पत्रों के सूक्ष्म परीक्षण के लिए। क्या है, फिर देखें पूछा जा सकता है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बिमल जालान पैनल गठित किया गया था, तो नए बैंकों को लाइसेंस देने हेतु आवेदन पत्रों के सूक्ष्म परीक्षण के लिए। क्या है, फिर से देखें कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बिमल जालान पैनल गठित किया गया था, तो नए बैंकों को लाइसेंस देने हेतु आवेदन पत्रों के सूक्ष्म परीक्षण के लिए। क्या है, नए बैंकों को लाइसेंस देने हेतु आवेदन पत्रों के सूक्ष्म परीक्षण के लिए दोस्तों हमारा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बिमल जालान पैनल गठित किया गया था, ठीक है। फिर देखें नए बैंकों को लाइसेंस देने हेतु आवेदन पत्रों के सूक्ष्म परीक्षण के लिए दोस्तों हमारा क्या है, बिमल जालान पैनल गठित किया गया था। नए बैंकों को लाइसेंस देने हेतु आवेदन पत्रों के सूक्ष्म परीक्षण के लिए। इस पॉइंट को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह प्रश्न हम लोगों ने देखा 119 नंबर प्रश्न को, ठीक है। और 121 नंबर प्रश्न को हम लोगों ने अभी देखा ही था कि क्या है, वह है 121 नंबर प्रश्न हमारा कि नालंदा परियोजना दोस्तों किसका कार्यक्रम है, तो याद रखिएगा दोस्तों अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय था दोस्तों हमारा।
नालंदा परियोजना से संबंधित था दोस्तों हमारा अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय। इस पॉइंट को याद रखिएगा। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने दोस्तों अल्पसंख्यकों के उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए 4 मार्च 2014 को नालंदा परियोजना का शुभारंभ किया था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। नालंदा परियोजना अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का एक अभिनव संकाय विकास कार्यक्रम है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए आगे के प्रश्नों की तरफ हम बढ़ेंगे दोस्तों। चलिए एक प्रश्न यहाँ दिया गया है 146 नंबर प्रश्न। हम केवल उन्हीं प्रश्नों को देख रहे हैं दोस्तों, ठीक है। यह करंट के प्रश्न है, तो करंट के प्रश्न दोस्तों पुराने हो चुके हैं, ठीक है। करंट के प्रश्न हमारे जो आगामी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे वह अपडेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। इन प्रश्नों में केवल वही प्रश्न हम देखेंगे जो आगामी परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। कह रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सरकारी तौर पर दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र को कब पोलियो मुक्त घोषित किया? तो याद रखें दोस्तों, इसका सही आंसर हम मार्क करेंगे 27 मार्च 2014 को, ठीक है। कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सरकारी तौर पर दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र को कब पोलियो मुक्त घोषित किया? तो याद रखें 27 मार्च 2014 को इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। एक बार और देखेंगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सरकारी तौर पर दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र को कब पोलियो मुक्त घोषित किया? तो याद रखें 27 मार्च 2014 को हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा। और लास्ट प्रश्न हम देखेंगे दोस्तों, वह है हमारा 149 और 150 नंबर प्रश्न। हम देखेंगे क्या कह रहा है यहाँ पे, ध्यानपूर्वक देखें दोस्तों, ठीक है। चलिए देखेंगे यहाँ पे, यहाँ देखिए 149 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक है। देखेंगे, कह रहा है 149 नंबर प्रश्न की भारत सरकार द्वारा घोषित ABC सूचकांक का संबंध है? तो याद रखें दोस्तों स्वास्थ्य से। कई बार पूछा गया प्रश्न है, इस पॉइंट को याद रखिए कि भारत सरकार द्वारा घोषित ABC सूचकांक का संबंध है, तो याद रखें दोस्तों स्वास्थ्य से। क्या है? कह रहा है कि ABC सूचकांक अर्थशास्त्रियों जिया द्रेंच, रितिका खेड़ा और सुधा नारायण द्वारा विकसित एक सूचकांक है जिसका संबंध शिशुओं और बच्चों की उपलब्धियां सूचकांक से है, ठीक है। फिर कह रहा है दोस्तों, इसके द्वारा उत्तरजीविता, टीकाकरण, पोषण और स्कूल जाने के 4 संकेतों के औसत के आधार पर बच्चों के विकास का आकलन किया जाता है। इसका संबंध स्वास्थ्य से है, ठीक है। याद रखिएगा, भारत सरकार द्वारा घोषित ABC सूचकांक का संबंध है, तो याद रखिएगा दोस्तों स्वास्थ्य से, यानी कि हेल्थ से। ऑप्शन सी हमारा दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। भारत सरकार द्वारा घोषित ABC सूचकांक का संबंध है तो स्वास्थ्य से। इस पॉइंट को याद रखिएगा। और लास्ट प्रश्न हम देखेंगे, नरेंद्र मोदी दी मैन दी टाइम्स पुस्तक लिखी गई है, तो याद रखिए दोस्तों नीलांजन मुखोपाध्याय के द्वारा। क्या है दोस्तों? कह रहा है हमारा कि नरेंद्र मोदी दी मैन दी टाइम्स पुस्तक लिखी गई है तो नीलांजन मुखोपाध्याय के द्वारा। इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। नरेंद्र मोदी दी मैन दी टाइम्स पुस्तक लिखी गई है तो नीलांजन मुखोपाध्याय के द्वारा। इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ठीक है। नरेंद्र मोदी दी मैन दी टाइम्स पुस्तक लिखी गई है नीलांजन मुखोपाध्याय के द्वारा। यहाँ देखें, नरेंद्र मोदी दी मैन दी टाइम्स पुस्तक के लेखक नीलांजन मुखोपाध्याय हैं और नीलांजन मुखोपाध्याय एक पत्रकार हैं और राजनीतिक विषयों के विशेषज्ञ माने जाते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। नरेंद्र मोदी दी मैन दी टाइम्स पुस्तक लिखी गई है नीलांजन मुखोपाध्याय के द्वारा, ठीक है। तो इसी के साथ दोस्तों हम लोगों ने UPPCS प्रारंभिक परीक्षा 2014 के प्रश्न पत्र को भी पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब जो अगली वीडियो में दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे वह है 2013 के प्रश्न पत्र को, ठीक है। तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग यहीं तक रखते हैं। और दोस्तों यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और ऐसे ही दोस्तों ध्यानपूर्वक लगातार पढ़ते रहें, क्योंकि दोस्तों आगामी बहुत सारी परीक्षाएं लगी हुई हैं और आगामी सभी परीक्षाओं की दृष्टि से दोस्तों हमारे जो पूर्व वर्षों के प्रश्न हैं वह दोस्तों बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। इसलिए भी जितने भी प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते चल रहे हैं दोस्तों, सारे प्रश्नों को आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चलें और कई बार दोस्तों रिवीजन करते चलें, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।